नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित विषय प्रश्नावली 8.1 के बारे में। होमवर्क करने के लिए इसे पोज करें और उसके बाद में आराम से नोट कर लेना। समझने के लिए जैसे जैसे आप वीडियो चल रहा है बीच में क्लिक न करें, बीच में स्किप न करें, पूरा देखें, उसके बाद में नोट करें। अभ्यास के लिए अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उनको हल करें। नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 कक्षा 7 गणित के बारे में। पहला क्वेश्चन है अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 5 रुपए का अनुपात आपको 50 पैसे से ज्ञात करना है। दोनों राशियां हैं, अनुपात ज्ञात करने के लिए 5 रुपए और अनुपात का चिन्ह जैसे कि आप जानते ही हो, पहले जो एक संस्कृत में विसर्ग का चिन्ह आता है ठीक वैसा ही अनुपात का चिन्ह है। और दूसरी तरफ दूसरी राशि लिखें 50 पैसे। अनुपात जब भी किसी दो संख्याओं के बीच में ज्ञात करना हो तो ये याद रखें कि दोनों की इकाई समान होनी चाहिए। अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। यदि आप 7वीं कक्षा में पढ़ते हो और आपके कोई पड़ोस में रहने वाला कोई एक बच्चा या कोई एक छात्र जो है वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो फिर आप दोनों में कोई कंपैरिजन यानी कि कोई अनुपात या कोई भी तुलना नहीं हो सकती कि वो ज्यादा पढ़ता है कि ये कम पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दोनों में क्या होना जरूरी है? एक जैसी इकाइयां होनी जरूरी है। यदि आपको तुलना करनी है तो दोनों में एक जैसी चीजों के साथ की जाती है। तो यहाँ रुपए है, यहाँ पैसे हैं, तो अलग अलग है, तो सबसे पहले इनकी इकाइयों को बदलेंगे हम। तो लिखेंगे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अतः 5 रुपए में कितने होंगे? शाबाश, 500 पैसे। अनुपात और दूसरी तरफ 50 पैसे हैं ही, तो इस बार अब हम इन्हें अनुपात में बदल सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ पैसे पैसे एक जैसी इकाइयां हैं। तो देखोगे 1 0 से 1 0 डिवाइड हो गया, 50 और 5 रह गया। फिर एक ऐसी संख्या जिसके पाड़े में ये दोनों आए तो आप कहोगे वो 5 है। 5 के पाड़े में 50 कितनी बार? 10 बार। अनुपात 5 कितनी बार? 1 बार। अतः अनुपात कितना हो गया? 10 अनुपात 1। अब वापस वो पैसे नहीं लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो सीधा सा सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों की इकाइयां एक जैसी है या नहीं है। दोनों की इकाई एक जैसी हो उसके बाद में हम उन्हें एक ऐसी संख्या से काटेंगे या एक ऐसी संख्या से उन्हें विभाजित करेंगे, भाग लगाएंगे जो दोनों उससे विभाजित होती हो, ठीक है। तो पहले इकाई को समान करना है, यदि समान नहीं है तो बराबर करें, जितना मान होता है उसका, उसके बाद में हल कर लें। अब पोज करके नोट कर लें, एक उदाहरण और करेंगे, उसके बाद में बचे हुए 2 क्वेश्चन जैसे कि पहले के 2 और ऑप्शन हैं वो आप खुद करोगे अभ्यास के लिए, ठीक है। तो नोट करें। बाद में है पहले का डी ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन, और जो बीच में बचे हुए 2 हैं बी और सी वो आपको खुद करने हैं। नहीं आए तो पूछें, इनमें भी नहीं समझ आए तो दोबारा देखें, फिर नहीं आए तो पूछें। 30 दिनों का 36 घंटों से अनुपात ज्ञात करना है। फिर वही है, सबसे पहले क्या करेंगे? पहले इन्हें लिखें 30 दिन, अनुपात का चिन्ह और 36 घंटे। फिर देखेंगे कि इनकी इकाई एक जैसी है क्या। देखो यहाँ तो दिन में है जबकि यहाँ घंटे तो अलग अलग हो गई, एक जैसी नहीं है। अब एक जैसी नहीं है इसलिए क्या करना है? सबसे पहले इन्हें एक जैसा यानी कि बराबर करना है। तो देखो एक दिन में घंटे होते हैं 24, जबकि घंटे में दिन को यदि कन्वर्ट करोगे तो बराबर आपके मान नहीं आएगा। इसलिए क्या करें? बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल लेते हैं। तो उसके लिए लिखें एक दिन में, यहाँ नोट करते समय देख लेना ये पॉइंट नहीं है ना, ये बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, तो यहाँ मैं आगे लिखा देता हूं थोड़ा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? शाबाश, 24 घंटे। तो एक दिन बराबर 24 घंटे। हमारे पास कितने दिन हैं? 30 दिन। तो 30 दिन में कितने होंगे? एक एक नियम से 24 से गुणा करेंगे तो ये इतने घंटे के बराबर हो जाएंगे। बराबर अनुपात का चिन्ह और दूसरी तरफ है 36 घंटे। अब आप देखोगे कि दोनों की इकाइयां समान हो गई। यहां इनका मान निकालें, 0 से गुणा करोगे तो 0, 24 को 3 से गुणा करोगे तब 24 दिए 72, तो 720 घंटे हो गए। दूसरी तरफ है
36 घंटे। इकाई समान करने के बाद में क्या करना है, अब एक ऐसी संख्या से दोनों का विभाजन करना है। तो देखो 12 के पहाड़े में आपने देखा होगा तो 36 भी आता है और 72 भी आता है। तो देखो 12 के पहाड़े में 72 आता है 6 बार, और ये कि 0 वैसा अगर वैसे तो 60, फिर यहाँ 36 आता है 3 बार। अब फिर भी डिवाइड होता है, मतलब फिर भी यदि भाग जाता है तो फिर लगाएं। तो देखो ये 3 का भाग लगाएं, 3 से 3 चला गया एक बार, और जो 60 है वो चला जाता है 20 3 60 यानी कि 20 बार। तो अब यदि आगे और भाग नहीं जाता तो अनुपात क्या हो जाएगा आपका, अतः 20 अनुपात 1 है। ये हो गया आपका आंसर। तो दो चीजें ध्यान रखनी है अनुपात को हल करते समय। सबसे पहले तो इकाई एक जैसी है या नहीं, इकाई एक जैसी होने के बाद में एक संख्या से उसे भाग लगाना है। ठीक है, नोट करें, उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी दो बचे हुए, पहले का बी और पहले का सी, वो आपको अपने आप हल करना है, नोट करें। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। यानी 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए, 3। तो ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। यदि विद्यार्थी 6 की जगह 24 हो जाए तो कितने चाहिए कंप्यूटर, ये हमें ज्ञात करना है। देखो एक तुलना दी गई है, एक अनुपात दिया गया है, उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक एक नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, और जब भी क्लास चल रही हो, जब आप वीडियो स्टार्ट करें देखना आगे के लिए, तो किताब कॉपी साथ में रखें, पहले सवाल देखें, उसके बाद में पॉज कर दें स्क्रीन को एक बार और फिर नोट करें। ठीक है, तो ध्यान से देखें। हल है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए। जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम दाईं साइड में लिखते हैं, और जो हमारे पास है उसे हम बाईं साइड में रखेंगे। तो देखिए ज्ञात क्या करना है, कंप्यूटर की संख्या, इसका मतलब कंप्यूटर की संख्या हम बाद में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 6 विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर, 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर कितने चाहिए, 3। जैसे कि सवाल में है, कोई अलग नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, देखते हुए करना है। फिर एक एक नियम से हम क्या कर सकते हैं कि एक विद्यार्थी के लिए, फिर ये पॉइंट वाला सिस्टम हो जाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे संख्या में पॉइंट है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक विद्यार्थी और एक विद्यार्थी है तब बड़ी की मात्रा। तो एक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर कितना चाहिएगा, तो दाईं तरफ वाली संख्या को ऊपर लिखें और बाईं तरफ वाली संख्या जो 6 है वो आ जाएगी बट्टा में। तो कितने कंप्यूटर चाहिए, एक विद्यार्थी को या एक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर कितने चाहिए, 3/6। फिर एक लाइन देख लेना, 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए। एक विद्यार्थी के लिए कितना चाहिएगा, एक एक नियम से एक का ज्ञात करने, तो दाईं संख्या को ऊपर बाईं संख्या को नीचे, ये याद रखना आपको। यदि हमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी होती तो विद्यार्थियों की संख्या बाद में लिखते, तो ऐसे लाइन हो जाती 3 कंप्यूटर के लिए विद्यार्थी बराबर 6, ऐसे। ठीक है, तो जो ज्ञात करना है वो बाद में लिखते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास सवाल में कितने हैं, 24 विद्यार्थी, तो लिखेंगे 24 विद्यार्थियों के लिए, एक का निकालने के बाद में ज्यादा का निकालें जो आपको पूछा गया है। तो 24 विद्यार्थियों के लिए, अब हो सकता है कि मैं लिखते समय आगे आ जाता तो बोल भी रहा हूं साथ में, तो वो भी ध्यान में रखें। 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर, और जब एक का हमें पता है और ज्यादा का पूछे तो क्या करते हैं, गुणा सिंपल सा है। जैसे कि एक पेन 5 रुपए का आता है तो 10 पेन कितने के आएंगे, तो 10 × 5। इसी तरह एक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर है 3/6, तो 24 के लिए कितना होगा, तो 3/6 × 24। अब इन्हें सरल करें, देखो 6 का भाग लगा दे 24 में, क्योंकि ये प्रश्नावली हो चुकी है आपकी, आप कर चुके हो गुणा से ना, जहां कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 लगाएं, या सीधा भी काट सकते हो। तो 6 का भाग लें 24 में, यानी कि 6 के पड़े में 24 कितनी बार, तो आप कहोगे 4 बार। फिर 3 × 4 है तो 3 को 4 से गुणा करें, शाबाश, कितना आएगा 12। और 12 क्या चीज थे, कंप्यूटर। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए, 12 कंप्यूटर होने चाहिए। तो इस तरह से हम
सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। देखें, एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरी बार में करें, कोशिश करें, अभ्यास करें तो आ जाएगा, नोट करें। उसके बाद देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसी तरह यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख और यूपी का क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ये मैंने हल से स्टार्ट कर दिया है, आपके पास किताब होगी, प्रश्न उसमें लिखा होगा तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। सीधा मैंने पास में लिख दिया है, ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान का क्षेत्रफल एक साथ लिख दिया, यूपी की जनसंख्या, यूपी का क्षेत्रफल भी एक साथ लिख दिया। उसके बाद में इनमें 2 क्वेश्चन, उसका पहला भाग ये है, पूछ रहा है इन दोनों राज्यों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, घनत्व। चलिए याद करते हैं, तो प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर का मान, जिसे हम क्या कहते हैं, घनत्व। तो देखिए संख्या कितनी है, 570 लाख बटा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3 लाख। अब देखिए लाख से लाख डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 3 का भाग लगाओगे 570 में, अतः राजस्थान में प्रति किलोमीटर वर्ग में व्यक्ति कितने होंगे, भाग लगाओगे तब 190। 570 में 3 का भाग लगाओगे तब 190 आएंगे, यानी 190 व्यक्ति की संख्या है। लाख से लाख डिवाइड हो गया। इसी तरह से यूपी के लिए ज्ञात करते हैं, ये तो था राजस्थान का। इसी तरह यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रति किलोमीटर वर्ग में व्यक्ति, वही है तरीका। देखिए पहले कितनी है जनसंख्या, 1660 लाख बटा फिर उसका यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख, फिर लाख से लाख डिवाइड हो गया, 2 का भाग लगाना है आपको, और 2 का भाग लगाओगे तो कितने आएंगे, लाख से लाख डिवाइड हो गया। उसके बाद में है 2 का भाग लगाओगे 16 में तो 8 बार, फिर 6 में लगाओगे 2 का भाग तो 3 बार, और फिर 0 में लगाओगे तो 0, तो 830। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो 190 है प्रति व्यक्ति, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 व्यक्ति रहते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर वर्ग में या 1 वर्ग किलोमीटर में 830 व्यक्ति रहते हैं। तो ज्यादा घना कौन हुआ, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसी का ये दूसरा क्वेश्चन है। प्रश्न है कि किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, ज्यादा नहीं पूछकर पूछा है कम घनी। तो कम घनी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, तो मैं यहां भी देता हूं उसका आंसर, आप ही बताओगे। देखो मैंने फिर अभी कहा था 1 किलोमीटर वर्ग में या 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक जगह तो रहते हैं 190 लोग, और 1 वर्ग किलोमीटर में एक जगह रहते हैं 830 लोग। तो भीड़ ज्यादा कहां हुई, 830 वाले में, और कम घना कौन सा हुआ, राजस्थान। तो राजस्थान जो है ना वहां कम घनी जनसंख्या है। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। इसी के साथ ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है अपनी। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो 2 बार देखें, फिर भी नहीं आया तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, जो लिंक दिया है आपको व्हाट्सएप पर वहां जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। ये है प्रश्नावली 8.1। हटने के बाद में नोट कर लेना पॉज करके, पर उससे पहले आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ, यानी प्रश्नावली 8.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।